किसी भी पब्लिक फिगर को देखें तो उनकी दो कहानियां चलती हैं। एक वो जो ऑफिशियल होती है और दूसरी वो जो रोज की खबरों में बनती बिगड़ती है। आज हम डोनाल्ड जे ट्रंप की पब्लिक इमेज को समझने के लिए इन्हीं दोनों कहानियों को देखेंगे। एक तरफ उनके अपने ऑर्गेनाइजेशन और व्हाइट हाउस के सोर्सेज और दूसरी तरफ न्यूज हेडलाइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ इसी एक लाइन से शुरू होता है। उनकी ऑफिशियल बायोग्राफी के मुताबिक ट्रंप अमेरिकन सक्सेस स्टोरी का जीता जागता उदाहरण है और यही वो नींव है जिस पर उनकी पूरी पब्लिक इमेज खड़ी की गई है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले हम उनकी ऑफिशियल सक्सेस स्टोरी को समझेंगे, फिर उनके ब्रांड के एम्पायर पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम उनके प्रेसिडेंशियल रिकॉर्ड की तुलना रोज की हेडलाइन से करेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये दो अलग अलग कहानियां हमें बताती क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये वो कहानी है जो उनका अपना ऑर्गेनाइजेशन बताता है, एक यंग एंटरप्रेन्योर की जो ब्रुकलिन से निकलकर मैनहट्टन की दुनिया में अपनी जगह बनाता है। देखिए, ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, ये एक ब्रांड के बनने की कहानी है। अपने पिता से कंस्ट्रक्शन का काम सीखने से लेकर मैनहट्टन के रियल एस्टेट मार्केट में तहलका मचाने तक, ग्रैंड हयात और जेविट सेंटर जैसे प्रोजेक्ट्स ने उन्हें एक बड़ा खिलाड़ी बना दिया। और फिर द आर्ट ऑफ द डील और द अप्रेंटिस के साथ वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं रहे, बल्कि एक हाउस होल्ड नेम बन गए, एक सेलिब्रिटी। अब बात करते हैं कि कैसे ये पर्सनल स्टोरी एक ग्लोबल बिजनेस एम्पायर में बदल गई। तो ये एम्पायर असल में है कितना बड़ा? देखिए, ये कहानी सिर्फ न्यूयॉर्क की नहीं है। लॉस वेगस और मायामी से लेके स्कॉटलैंड और दुबई तक ट्रंप नाम होटल्स, गोल्फ कोर्सेज और रेजिडेंशियल टावर्स के ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा है। मतलब साफ है, ये सिर्फ बिल्डिंग्स बनाने का खेल नहीं था, बल्कि एक लग्जरी ब्रांड बनाने का था। जरा इस स्केल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। शिकागो में ट्रंप इंटरनेशनल होटल एंड टावर, पूरे 92 मंजिलें, ये उनके प्रोजेक्ट्स के विशाल आकार का एक जीता जागता सबूत है। और ये सिर्फ ऊंचाई की बात नहीं है, पैसों की भी है। ट्रंप नेशनल डोलाल मायामी को बदलने में $250 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया। ये नंबर दिखाता है कि ब्रांड को टॉप पर रखने के लिए किस लेवल की फाइनेंशियल कमिटमेंट थी। और फिर ये नंबर 100, दुबई में द ट्रंप एस्टेट्स के 100 लग्जरी विलास, ये बताता है कि ब्रांड ग्लोबल मार्केट में कैसे फैल रहा था और एक्सक्लूसिविटी पर कितना जोर था। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, बिजनेसमैन से पॉलिटिशियन का सफर। अब हम वो कहानी देखेंगे जो व्हाइट हाउस के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में बताई गई है। ये जो कोट है ना, ये ऑफिशियल स्टोरी की आत्मा को पकड़ता है। मतलब एक ऐसा लीडर जो मुश्किलों से लड़ता है और अमेरिकन स्पिरिट का प्रतीक है। पूरी कहानी इसी स्ट्रगल और जीत के इर्द गिर्द बुनी गई है। और व्हाइट हाउस की बायोग्राफी के हिसाब से पहले टर्म की उपलब्धियों की लिस्ट काफ़ी लंबी है। टैक्स कट्स, नए ट्रेड डील्स, मिलिट्री में भारी इन्वेस्टमेंट, स्पेस फोर्स और हाँ, जुडिशरी में भी बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स, ये सब मिलकर एक बहुत ही डिसाइसिव और इफेक्टिव प्रेसिडेंट की तस्वीर बनाते हैं। अच्छा, और दूसरे टर्म के लिए क्या प्लान था? ऑफिशियल एजेंडा इन 4 मेन पिलर्स पर टिका था। युद्ध खत्म करना, बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना, इकोनॉमी को बूस्ट करना और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। इन पॉइंट्स को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अब हम इस विश्लेषण को एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जाने वाले हैं। तो अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां ये ऑफिशियल, एकदम केयरफुली बनाई गई कहानी रोज की खबरों की दुनिया से टकराती है। सवाल तो यही उठता है ना, कि जब ये बड़े बड़े लक्ष्य जैसे कि युद्धों को खत्म करना और बॉर्डर्स को डिफेंड करना असल दुनिया की हेडलाइन से टकराते हैं, तो होता क्या है? चलिए सीधे सीधे तुलना करते हैं। एक तरफ लक्ष्य है अंतहीन युद्धों को रोकना और दूसरी तरफ जनवरी 2026 की रॉयटर्स की हेडलाइंस जो मिलिट्री एक्शन की धमकियों और इंटरनेशनल टेंशन से भरी पड़ी हैं। इससे पता चलता है कि पॉलिसी और जमीनी हकीकत में कितना फर्क हो सकता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ऑफिशियल गोल, हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करना, ये एक बड़ा लक्ष्य है, लेकिन हेडलाइंस किस पर फोकस कर रही हैं? पॉलिसी के स्पेसिफिक और अक्सर कंट्रोवर्शियल हिस्सों पर, जैसे कि वेनेजुएलन नागरिकों को एल सल्वाडोर डिपोर्ट करना। ये डोनेट चार्ट हमें एक बर्ड्स आई व्यू देता है। देखिए 2025-26 में रॉयटर्स की खबरों का करीब आधा हिस्सा 45% फॉरेन पॉलिसी पे था। साफ है कि न्यूज़ साइकिल अक्सर कॉन्फ्लिक्ट, डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल ड्रामा पर ही ज्यादा ध्यान देता है, ना कि बड़े पॉलिसी गोल्स पर। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। चलिए अब आखिर हिस्से में ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहानियां इतनी अलग क्यों हैं और ये एक साथ एग्जिस्ट कैसे करती हैं।
तो जो पहली कहानी है ऑफिशियल बायोग्राफी, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है लेगेसी बनाना, एक कंट्रोल्ड पॉजिटिव इमेज पेश करना जिसमें सिर्फ सक्सेस और अचीवमेंट्स हों। ये एक तरह की ब्रांडिंग है जिसका सीधा सीधा मकसद होता है लोगों की सोच को शक्ल देना। और दूसरी तरफ है न्यूज़ हेडलाइंस। इनका मकसद बिल्कुल अलग है। ये होती है तुरंत जानकारी देने के लिए, और ये अक्सर ड्रामेटिक, कंट्रोवर्शियल या शॉकिंग घटनाओं पर ही फोकस करती हैं। ये पूरी कहानी नहीं बताती, बस उस एक पल का स्नैपशॉट देती हैं। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑफिशियल स्टोरी है वो कभी गायब नहीं होती, उसे बाकायदा सहेज कर रखा जाता है। जैसे अब पुरानी व्हाइट हाउस वेबसाइट नेशनल आर्काइव्स का हिस्सा है। ये इस बात का सबूत है कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी कहानी इतिहास का एक परमानेंट हिस्सा बन जाती है, जिसे कोई भी बाद में पढ़ सकता है। तो इस चर्चा को हम यहीं एक सवाल पर छोड़ते हैं। जब एक कहानी लेगेसी बनाने के लिए घड़ी जाती है और दूसरी कहानी हर पल की खबरों से बनती है, तो फिर पूरी तस्वीर कहाँ मिलती है? किसी भी पब्लिक फिगर को सही से समझने के लिए इन दोनों कहानियों के बीच का बैलेंस कैसे ढूंढा जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सभी के लिए जरूरी है।